आजादी के 75 साल बाद भी क्या किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई हैं? आर द फार्मर्स स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट व्हाट दे डिजर्व? क्यों किसानों की रैली निकल रही है, क्यों ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। तो जैसा आप टाइटल देख पा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स फार्मर्स टू रिज्यूम दिल्ली मार्च। ऐसी क्या डिमांड है? इन टोटालिटी ये डिमांड्स जो है 12 तरीके से लिस्ट करी जाती हैं। इन टोटालिटी 12 डिमांड्स है, 12 डिमांड्स। तो जो डिमांड्स आप देख पा रहे हैं, जो मेरे पीछे स्क्रीन पे लिखी हैं, ये स्टार्ट होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी से, फॉलोड बाय दैट स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस, ये क्या कहती हैं, विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूटीओ, बहुत जरूरी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स, ये क्या कहते हैं, मनरेगा में किस तरीके से एग्रीकल्चर को आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट एंड डिमांड ऑफ पेंशन स्कीम। व्हाट ऑल आर दीज डिमांड्स? लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमएसपी। द गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी, भारत सरकार द्वारा एमएसपी हर सीजन से पहले अनाउंस करा जाता है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, मिनिमम का मतलब यह होता है कि कम से कम इतना प्राइस भारत सरकार किसानों को उनके प्रोड्यूस के लिए गारंटी करती है, दैट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वजह से वो जो प्राइस है किसानों को सपोर्ट करता है और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। तो जब हम एमएसपी के बारे में बात करते हैं, एमएसपी भारत सरकार द्वारा हर सीजन के शुरुआत में गारंटी किया जाता है। तो एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज द ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से ग्रेन्स खरीदी जाती हैं। और जब भी प्रोड्यूस उग जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है, तो उस प्राइस पे किसान की मर्जी अनुसार वो चीज प्रोक्योर करी जाती है। सो इट इज द प्राइस दैट गवर्नमेंट एजेंसीज पे व्हेनेवर दे प्रोक्योर द पर्टिकुलर क्रॉप, जब भी वो प्रोक्योर करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को एमएसपी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसानों को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। वो एक ऐसी चीज उगा रहे हैं जिसमें शॉर्टेज हो सकती है, एक्सेस प्रोड्यूस हो सकता है, या पूरी की पूरी फसल खराब हो सकती है। हेंस दैट गवर्नमेंट कंसिडर्स एज रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स दिस प्राइस एंड हेंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट। तो ये जो है एमएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट है। एमएसपी के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जान लें कि एमएसपी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, और उसको फिक्स करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी कितना होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, अब इस पर्टिकुलर सीजन वीट का प्राइस, राइस का प्राइस, मिलेट्स का प्राइस क्या होना चाहिए? पिछले सीजन जितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ये कोई आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तो है नहीं जिसका प्राइस ऑल्टर करता रहेगा, विच इज वाई डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टास्क को दिया गया है कई एजेंसीज को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है, आप नाम देख पा रहे हैं, CACP। MSP is fixed by central government on recommendations of Commission for Agricultural Cost and Prices। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस एक सेपरेट कमीशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए है। और एमएसपी उनका एक पर्पस है जिसको लेकर वो रेकमेंड करते हैं। इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करा जाता है, या ऐसा कहा जाए अप्रूव करा जाता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो CACP की रिकमेंडेशंस आती हैं, CCEA उसको अप्रूव या उसको फाइनलाइज करता है, और फाइनली जो एमएसपी, जो पैसा डिसबर्स किया जाता है, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि नोडल एजेंसी है उसके द्वारा करा जाता है। यहां मैं आपको यह बता दूं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसका प्राइमरी काम है फार्मर्स से प्रोक्योर करना, और आगे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा फेयर प्राइस शॉप्स, राशन शॉप्स में सारा का सारा अनाज हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करना या वहां तक पहुंचाना। So FCI is the nodal agency along with state agencies undertakes procurement of crops, वो प्रोक्योर करते हैं, और CCEA, CACP, FCI के माध्यम से ये पैसा जो है फार्मर्स को डिसबर्स करा जाता है। दिस इज डिसबर्स टू द फार्मर्स। तो MSP किन किन चीजों को लेकर डिटर्मिन किया जाता है? भाई देखिए, सीधी बात है, आपको किसान को कॉम्पनसेट करना है, उसके लिए रेम्यूनरेटिव चीज बनानी है। कैसे बनाओगे? आप पहले ये कंसिडर करोगे कि किसानों की कॉस्ट कितनी है, व्हाट इज द कॉस्ट। तो एमएसपी को डिटरमिन करने के लिए दो कॉस्ट स्पेसिफिकली इंक्लूड करी जाती है। पहली है इम्प्लिसिट कॉस्ट और दूसरी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई रिपीट,
पहली है इम्प्लिसिट कॉस्ट और दूसरी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब इन कॉस्टिंग को लेते हैं और एमएसपी को डिटरमिन करते हैं तो इन दोनों कॉस्टिंग को अलग अलग फॉर्मूले से देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं इट इज एक्सप्लिसिट एंड इट इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या का मतलब है अनपेड कॉस्ट होती है, तो सीएसीपी इन सारी कॉस्ट को कंसिडर करता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट या पहली जो चीज कंसिडर होती है उसे कहा जाता है A2। A2 में क्या आता है, A2 में सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर कॉस्ट जो दिखती है कि भाई मेरी जेब से पैसा निकला। किस किस चीज के लिए पैसा निकलेगा आप सोच के देखिए। आप खेती कर रहे हो, किसान हो, सीड्स, बीज, फर्टिलाइजर, कीड़े मारने की दवा, खाद जैसे बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल, हायर्ड लेबर, यदि आप लेबर को हायर करते हो, फ्यूल, इरिगेशन, इन सारी चीजों पे आप पैसा खर्च करते हो। ये सब कहां आता है, A2 कॉस्टिंग में आता है। उसके बाद A2 के ऊपर जो अनपेड कॉस्ट लगती है जिसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है वो है फैमिली लेबर। सो दैट इज फैमिली लेबर और FL। इसको हम क्या बोलेंगे, FL बोलेंगे। दिस इज कंसिडर्ड टू बी फैमिली लेबर। अब फैमिली लेबर की जो कॉस्ट आप देख पा रहे हैं यहां पर, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। भारत सरकार इसको भी अकाउंट फॉर करती है। इवन दिस इज अकाउंटेड फॉर, FL इसे कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। और तीसरी चीज है C2। C2 जो है तो A2 प्लस FL प्लस रेवेन्यूज फॉरगोन ऑन ओन्ड लैंड जिसका आपको रेंट मिलता एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स यानी कि इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हुई आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपकी मेन कॉस्ट है, ये तो आपकी लागत है, ये आपको मिलेगी, प्लस FL फैमिली लेबर को भी अकाउंट फॉर करा, प्लस यदि आपकी लैंड किसी और पर्पस के लिए यूज होती और उस पर जो रेंट मिलता उस चीज को भी भारत सरकार कंसिडर करती है, रेवेन्यूज फॉरगोन ऑन ओन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट। अब आप सोच के देखिए और क्या कॉस्ट बची, इतना तो अकाउंट फॉर कर लिया। दिस इज समथिंग दैट डिटरमिन्स द एमएसपी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 22 ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके लिए एमएसपी को डिटरमिन करा जाता है। इसमें आते हैं सीरियल्स, ऑयल सीड्स और पल्सेस। ये सारे सीरियल्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि पैडी, व्हीट, जवार, बार्ले, बाजरा, रागी, मेज। ऑयल सीड्स हो गए ग्राउंडनट, रेप सीड, सोयाबीन, तोरिया, सीसमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, नाइजर सीड। और यहां पे आप देख सकते हैं पल्सेस, अरहर, ग्राम, मूंग, लेंटिल, उड़द, ये सारी दालें हो गई हैं। तो ऑल दीज आर कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ एमएसपी। इन सब की एमएसपी भारत सरकार डिटरमिन करती है। अब पिछले सीजन में क्या एमएसपी थी ये आपको बताते हैं। प्राइसेस जो है वो पर क्विंटल देखे जाते हैं। एक क्विंटल यानी कि 100 किलो, 100 केजीज। तो राबी क्रॉप्स, राबी जो विंटर क्रॉप्स होते हैं, 2022-23 का जो राबी क्रॉप है उसमें वीट का रेट था 2015 रुपए प्रति क्विंटल। 100 किलो 2015 रुपए का, यानी कि 1 किलो 201 रुपए का हुआ। सॉरी, 1 किलो 20 रुपए का हुआ, 10 किलो 201 रुपए का हुआ। बार्ले 1635 पर क्विंटल, लेंटिल 5230, रेप सीड जो है ऑयल सीड्स काफी पैसा बनाते हैं 5000 रुपीज, एंड सैफफ्लावर 5441। ऑब्वियसली ऑयल को उगाने में भी उतनी कॉस्ट लगती होगी। 2023-24 में राबी क्रॉप सेम वीट के लिए 2125 हो गया, 2015 से बढ़ के 2125 रुपए हो गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 110 रुपए की बढ़ोतरी वीट में हुई है, बार्ले में 100 रुपए हुई है, ग्राम में 105 रुपए हुई है, लेंटिल दाल में 500 रुपए हुई है। इस तरीके से ये सारे के सारे बढ़ते गए। तो ये सब चीजें जो है CCEA द्वारा अप्रूव्ड है, CACP द्वारा कैलकुलेट करी जाती है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया गया है। अब मैं आता हूं स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। स्वामीनाथन साहब ने ऐसा क्या बोला था, उस चीज से पूरी तरीके से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आई डोंट अग्री विद ऑल द रिकमेंडेशंस, लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस डेफिनेटली इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छा, किसानों की ये मांग है कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में दी गई रिकमेंडेशन सारी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन जो है उसकी अवेलेबिलिटी आसानी से हो, और क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स ये भी हो। ये चीज डेफिनेटली होनी चाहिए। दिस शुड डेफिनेटली हैपन। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट क्रॉप इंश्योरेंस के साथ ये पॉइंट है, इंश्योरेंस तो आप दो, लेकिन इंश्योरेंस के साथ साथ इंश्योरेंस टाइमली दो। अगर फसल खराब हुई है और किसान को कॉम्पनसेशन चाहिए, किसान का कॉम्पनसेशन 6 महीने बाद आए, तब तक तो दूसरा सीजन भी निकल जाएगा, वो बेचारा खेती कैसे करेगा। फार्मर डेट शुड बी वेव्ड ऑफ। आई डोंट अग्री विद दिस।
कभी कभी किसी आज सीजन में ये चीज होनी चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन ईयर का हर साल का ये एक तरीके से वो हो जाता है, एक ट्रेंड बन चुका है, फार्मर की डेट वेव ऑफ कर दो। इस चक्कर में बहुत चीजें खराब होती हैं, एनपीएस बढ़ते हैं। Knowledge of farming technology and markets is also the key. Definitely it is the key. Agriculture and related issues must be implemented in the concurrent list to make it high priority for both state and the center governments. Definitely. देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में हो या ना हो, पॉइंट है कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और है भी। इसके आने से शायद थोड़ी और इंपॉर्टेंस जो है वो मिल जाती है ऐसे। तो ये रिकमेंडेशंस आए थे जिसकी मांग किसानों ने करी है। ये स्वामीनाथन साहब है, हाल ही में इनका देहांत हुआ है। उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। अच्छी क्या है, मतलब ये चाहते हैं कि हम WTO के अग्रीमेंट से बैकआउट कर जाएं। WTO के कई सारे अग्रीमेंट से आपने नाम सुने होंगे, अग्रीमेंट ऑन SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जिसमें ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सारी सब्सिडीज आती हैं। उसके सिवा कई और अग्रीमेंट्स होते हैं, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। तो उन अग्रीमेंट्स के जरिए भारत सरकार अपने किसानों को लिमिटेड सब्सिडीज या लिमिटेड चीजें दे पाती है, या जो भी चीजें दे पाती हैं वो ग्लोबली ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए देना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हम एक आइटम भारत से US एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उस आइटम पे भारत सरकार ने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी तो ऑटोमेटिकली वो आइटम बाहर के देश में सस्ता हो जाता है, और वहां पे उनके प्रोडक्ट्स नॉन कंपेटिटिव हो जाते हैं। ये ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। तो जितने भी देश अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के WTO के सिग्नेटरीज हैं और अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, वो देश अपनी कंट्री में अपने किसानों को हेवी सब्सिडीज नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू ग्लोबल अग्रीमेंट। तो ये एक चीज है, इस वजह से किसानों को परेशानी हो रही है कि हमें और सब्सिडीज चाहिए। इंडिया शुड कम आउट ऑफ अग्रीमेंट्स ऑफ WTO, और उसके साथ इनका कहना है इंपोर्ट ड्यूटी, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट फ्रॉम अब्रॉड शुड बी इंक्रीज, ताकि ये चीजें भारत में ना बिक सके। The crops of Indian farmers should be purchased on a priority basis. ये इनफैक्ट होता भी है, ऐसा तो है नहीं। MSP अगर सरकार अनाउंस करती है तो खरीदती है क्रॉप्स। तो ये काफी अनरीजनेबल डिमांड मुझे किसानों की लगी कि WTO के अग्रीमेंट से बैकआउट करना चाहिए ये किसान। फिर आता है मनरेगा। अब ये पॉइंट क्यों किसान बोल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या अगर आप ये पॉइंट बोल रहे हो तो फिर WTO की चीजों से और बाकी चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मनरेगा में बेसिकली मनरेगा क्या है? मनरेगा ये है, रूरल एरियाज के जितनी भी फैमिलीज हैं उसके एडल्ट मेंबर्स यदि अनस्किल्ड हो और जाके नौकरी मांगे तो भारत सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है इस कानून द्वारा कि उनको नौकरी देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव देम अ जॉब। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें नौकरी ना दे पाए तो उसके ऊपर उनको क्या देना पड़ेगा? उसके ऊपर उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। ये इसका रूल है। अब इसके तहत लोग रूरल एरियाज में रूरल वर्क करते हैं। रूरल वर्क में जितना भी काम आता है, जैसे कि कुछ खुदाई का काम हो, कुछ स्ट्रक्चर बनाने का काम हो, पब्लिक टॉयलेट बनाने का काम हो, या आपका जो है स्कूल बनाने का काम हो, कोई बिल्डिंग बनाने का काम हो, घर बनाने का काम हो, ये सारे काम वो करते हैं। किसानों की मांग ये है कि फार्मिंग को भी मनरेगा का पार्ट बनाया जाए। सो मनरेगा गिव्स लीगल गारंटी ऑफ 100 days ऑफ अनस्किल्ड वर्क इन अ फाइनेंशियल ईयर। वेजेस जो है वो फिक्स नहीं है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हरियाणा का हाईएस्ट है 357 पर डे, और MP और छत्तीसगढ़ का है 221 रुपए प्रतिदिन। ये चीज फिक्स्ड है, मतलब ये चीज जो है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन इतना ये कम से कम देते हैं। अब फार्मर्स की डिमांड ये है कि इसको एक तो सबसे पहली चीज है कि फार्मिंग को इसमें इंक्लूड किया जाए। गवर्नमेंट हेल्प थ्रू मनरेगा शुड बी प्रोवाइडेड। ये चीज प्रोवाइड होनी चाहिए, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी को मनरेगा में इंक्लूड करा जाए जो अभी नहीं है। उसके बाद इनकी मांग है कि एम्प्लॉयमेंट को 200 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर अंडर मनरेगा, प्रति साल 200 दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाए, जो कि अभी 100 दिन की है। और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेजेस है जो वेरी करती है 200, 300, 350 के बीच में, वो 700 पर डे पे गारंटी करी जाए। दिस इज समथिंग दैट शुड बी गिवन। एग्रीकल्चरल वर्क शुड बी इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, ये इनकी डिमांड है। इसके साथ साथ 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए तक का मुआवजा मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मनरेगा में इनको फायदा मिलेगा और ये क्रॉप्स भी सेल कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट दे कैन डू। तो मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा 700 रुपए, बाकी जो ये क्रॉप्स बेचेंगे, इस क्रॉप को बेचने का भी पैसा मिलेगा। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये एक चीज है। उसके बाद इनकी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, जो 2020 में आया था।
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ये है, जो बिजली का अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत ये बताया गया था कि जितनी भी बिजली यूज होती है उस बिजली के जरिए जो पैसा आपको दिया जा रहा है, जो सब्सिडी आपको दी जा रही है, वो सब्सिडी रोक के अब डीबीटी, आपको बिजली के यूनिट्स का पैसा दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। अब ये भी किसानों को मंजूर नहीं है। Experts and farmers say that under the garb of DBT की आड़ में it is a move to stop the free power supply to them। ये किसानों का कहना है। अब एक बात सोच के देखिए, ये इसलिए भी किया गया था ताकि इलेक्ट्रिसिटी और एक्स्ट्रा ना लगे। तो जितनी भाई बिजली आप लिमिटेड यूज करो ना, अब हम घर में भी बिजली यूज करते हैं, खाली कमरे में बिजली कभी नहीं चल रही होती, आप लाइट बंद करके जाते हो। अगर आपको पूरी बिजली थ्रू आउट फ्री में मिलती रहे तो फिर आप तो चलाओगे, जितना मर्जी चलाओगे। तो ये कंट्रोल करने के लिए इनफैक्ट स्कीम में कोई प्रॉब्लम आज सच नहीं है, लेकिन डिमांड ये है कि आप पूरी तरीके से बिजली को फ्री करें, ना कि डीबीटी। डीबीटी में कंट्रोल होता है कि इतने यूनिट यूज कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो और उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। बाकी की डिमांड्स में से एक महत्वपूर्ण डिमांड है कि 10,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन हर किसान जिसकी उम्र 58 साल से ऊपर है, 58 प्लस, वो मिलनी चाहिए। For farmers and farm laborers above 50 years of age, land acquisition should be implemented as per central scheme। और ट्राइबल्स के साथ जो अत्याचार हो रहा है 5th शेड्यूल में, उस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। दैट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। तो अब ये सारी किसानों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या भारत सरकार को इन मांगों को मानना चाहिए? शुड द इंडियन गवर्नमेंट एंटरटेन फार्मर्स डिमांड्स बिफोर इलेक्शंस? क्या ये चीज होनी चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ। और अब हम देखेंगे इस पे क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं, एमएसपी पे प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, procurement at MSP is unlimited in any state or UT of India। MSP पे जितने भी ये चीजें हैं, सीरियल्स, पल्सेस, और ये अनलिमिटेड आप प्रोक्योर कर सकते हो। In the case of cereal and pulses, MSP is fixed in any state at level to which the market price will never rise। Which of the statements are correct? करेक्टनेस बतानी है इसमें क्या चीज है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। अनलिमिटेड परचेज नहीं होता। इट इज नॉट अनलिमिटेड सिंस आर बफर स्टॉक इज लिमिटेड। बफर स्टॉक भारत सरकार एक लिमिट तक जो है वो बफर में रख सकती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। मार्केट प्राइस हैज नो लिंक विद एमएसपी एंड इट कैन गो बिलो और अबव एमएसपी, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। देखिए मार्केट में कितने की चीज बिक रही है उससे कोई मतलब नहीं है। इस वजह से एमएसपी दिया गया है कि अगर आपको मार्केट में बेचने में कम पैसे मिल रहे हैं तो आप भारत सरकार को एमएसपी पे बेच दो। ये एक रीजन जो है यहां पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2011 यूपीएससी का सवाल है मनरेगा पे। देखिए, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम मनरेगा, एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये स्टेटमेंट गलत है। ये कहीं नहीं लिखा है लॉ में। लॉ में लिखा है एवरी पर्सन, एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड, यस। एडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज, ये देखिए ये डिवाइड इस तरीके से डिवाइड होता है। एससी, एसटी, बैकवर्ड, अरे लिखा ही नहीं है उसने, ये लिखा हुआ है। एडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, ये भी नहीं लिखा। अगर आप अबव पॉवर्टी लाइन हो तो भी आप कर सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है बी आंसर है, ये सही हो जाता है। दिस इज हाउ इट इज करेक्ट। तो ये सवाल जो है आपको मिल सकते हैं, आपको आ सकते हैं, इनको ध्यान रखें। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, so that our video can rank higher in the algorithm। Thank you so much everyone। Bye, take care and all the best।